हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो? आई होप सब बड़े होंगे। तो दोस्तों, आपकी जो क्लास चल रही है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन की, तो इसमें आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कृषि सहयोग के बारे में। ठीक है, कृषि सहयोग या फिर एग्रीकल्चरल कॉपरेशन, ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और भारत में जो सहकारी विकास है या कृषि सहयोग है उसका इतिहास क्या रहा है और उसके फ़ायदे क्या रहे हैं, उसका अर्थ क्या रहा है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल कॉपरेशन या कृषि सहयोग की। तो कृषि सहयोग क्या होता है? कृषि सहयोग जिसे जो है कृषि सहकारी समितियाँ के रूप में या कृषि सहकारी समितियों के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि किसान जो है अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक और साथ ही साथ जो है संस्कृति को क्या करता है, लक्ष्य को अपने जो सहकारी समितियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो अपने द्वारा अपने साझा आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वेच्छा से एक स्वायत्त संगठन है या अपनी स्वेच्छा से बनाया गया एक स्वायत्त संगठन है। तो कृषि सहयोग क्या है या एग्रीकल्चरल कॉपरेशन क्या है? तो यह कृषि सहयोग है, मतलब जिसमें किसान जो है आपस में मिलकर कृषि सहकारी समितियों के रूप में जाना जाता है। किसान अपनी इच्छा द्वारा अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या पूरा करने के लिए अपनी स्वेच्छा से कोई स्वायत्त संगठन का निर्माण करते हैं, कृषि सहयोग कहलाता है। यह सहयोगात्मक प्रयास किसानों द्वारा सामूहिक उन संसाधनों, सेवाओं और बाजार तक पहुंच में सक्षम बनाता है। ठीक है, यह क्या होता है कि जब किसान जो होते हैं आपसी सहयोग से कृषि उपकरण का हो गया, फसल को बेचना हो गया, बाजार तक अपनी पहुंच बनानी हो गई, तो जब वो एक संगठन के रूप में होते हैं तो ये सब सारी चीज़ें उनके लिए आसान होती है और सक्षम बनाती है, जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए उपलब्ध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई संगठन बनाया किसान ने, उसमें क्या होता है कि जो भी कोई इक्विपमेंट है, कृषि उपकरण है, तो उसको जो है किसान क्या करता है, उसमें किसान जो है उसको सारे किसान के पास तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सारे उपकरण सारे किसान के पास हो। तो इसलिए जो है किसान जब सामूहिक रूप से एक संगठन के रूप में होते हैं तो वह कृषि में यूज होने वाले जो भी उपकरण हैं उन सबको साझा रूप में क्या कहते हैं, उपयोग में लेते हैं। साथ ही साथ जो उनका उपकरण, जो उनका उत्पाद है, फसल उत्पाद है, उसको भी बाजार में उचित मूल्य प्राप्त करने और सौदेबाजी करने की एक शक्ति बढ़ती है और उसका लाभ उन्हें मिलता है या फिर सुधार होता है उसमें। ठीक, आगे हम बात करें मूलतः ये जो कृषि सहयोग है इसका सिद्धांत सबके लिए एक और एक सबके लिए। इसमें क्या है कि सारे किसान जो है सबके लिए एक और सबके लिए ये एक हुए और एक सबके लिए। ठीक है, तो ये इकट्ठा रहते हैं और जो है इसी विचार पर आधारित होता है, जहाँ हर सदस्य एक दूसरे के सहयोग के लिए, कल्याण के लिए मिलकर कार्य करता है और जो है उनके अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथी बना रहता है। तो इस तरीके से जो है जो कृषि एग्रीकल्चरल कॉपरेशन है या कृषि सहयोग जो होता है, ये किसानों में आपस की जो भावना होती है मिलजुल कर कार्य करने की, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी होती है। अब हम बात करें कृषि सहयोग के अर्थ की, तो देखिए कृषि सहयोग का अर्थ जो है उसका मतलब यह नहीं है कि यह एक सिर्फ कई लोगों का संगठन है, संगठन ढांचा, बल्कि एक दर्शन है जो सामान्यता, लोकतंत्र और आत्म सहायता के मूल्यों पर आधारित होता है। ठीक है, तो जो कृषि सहयोग होता है साथियों, इसमें समानता, लोकतंत्र और आत्म सहायता के मूल्यों पर आधारित होता है और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है कि यह किसान एक दूसरे के कल्याण के लिए बढ़ावा देता है और विशेष रूप से जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास जो है बाजार में पहुंचने की अनिश्चितताएं और बिचौलियों से बचने के लिए जो है, बिचौलिए के शोषण से बचने के लिए ये संवेदनशील होते हैं। साथ ही साथ कृषि सहकारी समितियों के जो है विभिन्न रूपों में कार्य करती है। ठीक है,
तो ये क्या होता है कि कृषि सहयोग का जो अर्थ है इसमें बात कर रहे हैं, तो जो छोटे किसान होते हैं उनको भी जो है अच्छी फसल उत्पादन और एक दूसरे के सहयोग और सहायता से जो है अपना कार्य करने में मदद मिलती है, और यह एक दूसरे के कार्यों के लिए जो है एक दूसरे के प्रति तत्पर रहते हैं। इसमें कुछ समितियां हैं, जैसे विपणन सहकारी समिति। ये क्या है विपणन सहकारी समिति? तो विपणन सहकारी समिति ये किसानों को अपने उत्पादों को, ठीक है, जो किसान है उनके जो उत्पाद हैं उनको जो सामूहिक रूप से बेचने में मदद करती है। जो विपणन सहकारी समिति है क्या है, किसानों के जो उत्पाद होते हैं उनको सामूहिक रूप से, ठीक है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा कि सामूहिक रूप से बेचने में मदद करती है, और जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने और विपणन लागत कम करने में मदद मिलती है। देखिए ये विपणन समितियां जो होती हैं ये क्या होता है कि ये किसानों को उनके उत्पाद जो होते हैं, जो फसल उत्पाद प्राप्त होता है किसानों को, तो उनके उत्पादों को सामूहिक रूप से बेचने में पहली बात तो मदद करता है, दूसरा उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है, क्या होता है उचित मूल्य प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो विपणन लागत होती है उसको भी कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। और ये समितियां क्या होती हैं, अक्सर ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन जैसी सेवाएं भी प्रदान करती हैं। तो इस स्थिति में जो किसान का उत्पाद होता है वह एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, साथ ही साथ उसको भंडारण के रूप में भी रखा जा सकता है, उसकी ग्रेडिंग करके उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है विपणन सहकारी समितियों के कुछ फायदे हैं। जैसे अगला है आपूर्ति सहकारी समितियां। ये क्या है देखिए आप थोड़ा, तो आपूर्ति सहकारी समितियां ये क्या होती हैं, तो ये आपूर्ति सहकारी समितियों का मतलब होता है जो किसान है, किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी जैसी कृषि इनपुट सामूहिक रूप से सक्षम बनाती है, जिससे लागत कम होती है और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपूर्ति सहकारी समितियों की, ठीक है, किसकी, आपूर्ति सहकारी समितियों की। ये क्या होता है कि आपूर्ति सहकारी समितियां जो होती हैं इसमें किसान को खाद हो गया, बीज हो गया, कीटनाशक हो गया, और साथ ही साथ जो कृषि में कृषि यंत्र, मशीनरी, कृषि इनपुट आदि जो है इसको सामूहिक रूप से मिलकर खरीदने में सक्षम बनाती है, क्योंकि छोटे जोत के किसान होने के कारण हर किसान जो है हर प्रकार की मशीनरियों को उसके लिए खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब वो एक संगठन में रहते हैं तो आपूर्ति सहकारी समिति जो है इसमें किसान सामूहिक रूप से पैसा मिलाकर, ठीक है, धन को इकट्ठा करके आपस में सब लोग जो है उसको क्या करते हैं, कोई भी कृषि उपकरण या फिर बीज, खाद, उर्वरक आदि को खरीदने में जो है उनको आसानी होती है। साथ ही साथ इससे क्या होता है कि उनकी जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार सुनिश्चित होता है, ठीक है। आगे बात करें ऋण सहकारी समितियां। ये क्या है, ऋण सहकारी समितियां? तो ऋण सहकारी समिति, यह समिति भी किसान कल्याण के लिए ही कार्य करती है। इसमें किसानों को जो है कम या फिर रियायती दर पर ऋण प्राप्त होता है, ठीक है। उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाती है और कृषि गतिविधियों के लिए जो है उनकी जो आवश्यकता है पूंजी की या ऋण की आवश्यकता है उसको भी सुनिश्चित करता है। आवश्यकता पड़ने पर किसान को जब धन की आवश्यकता होती है तो उनको आसानी से कम ब्याज पे जो है ऋण सहकारी समिति के द्वारा जो है उनको अपनी कृषि गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऋण जो है मिल जाता है, यानी पूंजी मिल जाती है। आगे बात करें सेवा सहकारी समितियां। ये क्या है, सेवा सहकारी समितियां? तो ये जो समिति होती है दोस्तों, सेवा सहकारी समिति में जैसे सिंचाई हो गया, सिंचाई के साधन हो गए, कृषि यंत्र या मशीनरी जो है किराए पे लेना हो गया, या उनको प्रशिक्षण देना हो गया, तकनीकी सलाह हो गई, जैसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दी जाती है, ठीक है, ताकि किसान जो है अपने फसल उत्पाद को अच्छा बना सके, ठीक है, और जो है अच्छा बना सके। साथ ही साथ जो व्यक्तिगत किसानों के लिए या महंगी या दुर्गम हो सकती हैं उस सेवाओं को भी किसानों को दी जाती है सेवा सहकारी समितियों द्वारा। आगे बात करें बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। ये क्या है, तो बहुउद्देशीय का मतलब होता है
कि जैसे कि नाम से विदित हो रहा है कि ऐसी समिति जिसमें सदस्यों को हर प्रकार की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, कृषि सहयोग के लाभों में क्या होता है, अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना, बाजार तक जानकारी पहुंचाना, प्रौद्योगिकी में सुधार, जोखिम कम करना, ग्रामीण समुदायों में सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना, किसानों को अपनी नियत पर अधिक नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला में और साथ ही साथ जो है उचित सौदेबाजी करने में, मूल्यवर्धन चीज़ों में भाग लेने में सशक्त बनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में सहकारी विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, भारत में ये जो हमने सहकारी समिति की बात की उसका क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए भारत में, देखिए जैसा कि जानते हैं हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक, कृषि प्रधान देश, और देश की लगभग जनसंख्या जो है, कृषि प्रधान देश की लगभग जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम बात करें तो भारत में सहकारी विकास का संक्षिप्त इतिहास की बात की जाए तो भारत में सहकारी आंदोलन एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। ठीक है, भारत में जो सहकारी आंदोलन रहा है वो बहुत ही लंबा रहा है, क्योंकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई और इसकी जड़ें किसानों की गरीबी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और बिचौलियों के शोषण जैसी समस्याओं को दूर करने की आवश्यकताओं में निहित थी। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में किसान जो है गरीबी और साथ ही साथ साहूकारों के ऋण से ग्रस्त, ठीक है, और बिचौलियों के शोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है सहकारी समितियों के विकास की आवश्यकता पड़ी। और प्रारंभिक चरण जो सहकारी समिति की आवश्यकता पड़ी उसका पहला चरण था 1904 से 1947। ठीक है, कितना, 1904 से 1947 तक। ठीक है, अब इसमें क्या था, जब सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसमें सहकारी ऋण समितियां अधिनियम 1904 अधिनियम के साथ शुरू हुई। 1904 में सहकारी ऋण समितियां अधिनियम, क्योंकि उस समय क्या था, किसान बहुत ज़्यादा साहूकारों के कर्ज के तले दबा रहता था और ऋणग्रस्तता के कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते थे। तो बहुत सारी समस्याएं थी, किसानों की दशा जो थी बहुत दयनीय स्थिति थी एक समय पे। ठीक है, तो 1904 में जो अधिनियम बना कि सहकारी ऋण समितियां अधिनियम, तो इस अधिनियम का जो पहला उद्देश्य था कि ग्रामीण जो है, जो ग्रामीण किसान है वो ऋण से ग्रस्त है, उसको निपटाने के लिए सहकारी ऋण समितियों की स्थापना को बढ़ावा देना था। ठीक है, ताकि इन समितियों के द्वारा, ऋण समितियां जो थी, सहकारी ऋण समितियां, इन समितियों में रियायती दर पर किसानों को जो है ऋण मिल जाता था। तो क्या था कि इसको शुरू में इसको बढ़ावा देना ताकि किसान जो साहूकारों या और अन्य तरीके से ऋणग्रस्तता से ग्रसित था उससे बचा जा सके, और इन समितियों का ध्यान केवल सिर्फ और सिर्फ ऋण प्रदान करने पर था। लेकिन उसके बाद यह महसूस किया गया कि केवल ऋण प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। फिर 1912 में सहकारी समितियां अधिनियम पारित किया गया और जिसमें ऋण के अलावा अन्य प्रकार की सहकारी समितियां जैसे विपणन, खरीद समितियां आदि के गठन की अनुमति दी गई। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले जब कृषि सहकारी समितियों की बढ़ावा की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो 1904 से 1947 के बीच माना जाता है। 1904 में जो है सहकारी समिति का जो गठन किया गया उसका उद्देश्य था कि किसानों को जो है ऋणग्रस्तता से निकाला जाए। ठीक है, उसके बाद फिर 1912 में यह महसूस किया गया कि इनकी ऋण की समस्या को सुलझाने के साथ साथ इनको जो है और भी जो चुनौतियां हैं उससे भी निपटने के लिए जो है इनको समझाया जाए, बताया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद सहकारी आंदोलन को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का विकास किया और 1930 के दशक में महामंदी में किसानों की दुर्दशा और भी बढ़ा दी, मतलब और भी स्थिति इनकी खराब हो गई। अब सहकारी समितियां संकटग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बफर के रूप में उभर कर आई और जो है फिर इस अवधि के दौरान यह जो है अब विभिन्न प्रांतों में स्वयं के सहकारी कानून बनाए जिससे आंदोलन को अस्थायी आवश्यकता के अनुरूप बनाने की अनुमति मिली और फिर उसके बाद उनकी स्थिति में सुधार आया। फिर ब्रिटिश शासन के तहत आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से
ग्रामीण को ऋण और विपणन संबंधित किसानों की तत्कालिक समस्याओं को संबोधित करना था। लेकिन इसका विकास काफ़ी हद तक सहकारी संरक्षण पर ही निर्भर था। उसके बाद आया 1947 के बाद का युग, ठीक है, 1947 से अब का युग, यानी कि भारत देश के स्वतंत्रता के बाद। देखिए इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन हम फिर इसको यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे। तो 1947 के बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद सहकारी आंदोलन को देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा गया। क्या हुआ, जो 1947 के बाद ये जो सहकारी आंदोलन था, इसको आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में समझा गया, और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो योजना आयोग ने जब अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में से एक सहकारी समिति को केंद्रीय स्थान दिया, जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो सहकारी समितियां थी उसको प्रमुख स्थान दिया गया, और यह मानते हुए कि सहकारी समितियों के द्वारा जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, उनका विकास, सामाजिक न्याय, साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में जो है शुरू हुई, और उसके बाद 1961 तक, यानी प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो इस योजनाओं में क्या हुआ, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विकास हुआ। क्या हुआ, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास पर जोर दिया गया, और बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की भी स्थापना को प्रोत्साहित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को ऋण देना और साथ ही साथ आपूर्ति, विपणन सहित किसानों की अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह जो है बाध्य थी, ठीक है। आगे बात करें 1960 के दशक, यानी कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसकी स्थापना 1960 में हुई। आपसे ये सवाल बनता है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसकी स्थापना कब हुई, 1960 में हुई, ठीक है। तो विपणन सहकारी समितियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, और ये जो है NAFRD, तो इसका मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में की गई। मतलब कि जो ये संघ था नाफेड, इसकी स्थापना जो है 1958 में कृषि उपज को बढ़ाने और सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिल सके, ठीक है। हरित क्रांति, उसके बाद आता है 1960 का दशक, ठीक है, जिसे हरित क्रांति का प्रभाव, ठीक है। हरित क्रांति जिसकी शुरुआत जो है भारत के जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन। कौन थे दोस्तों, MS स्वामीनाथन, ठीक है, जनक ये भी पूछा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। क्या थे, भारत के MS स्वामीनाथन, ठीक। और उसके बाद देश के जो थे उन्हें नॉर्मन E बोरलग कहा जाता है, वो देश के जो है विश्व के, ठीक है, विश्व के हरित क्रांति के जनक NE बोरलग थे। कौन था, NE बोरलग, ठीक है, NE बोरलग। और भारत के बात की जाए तो भारत में MS स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। तो 1960 के बाद दशक की बात की जाए तो 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अब जब हरित क्रांति की जो हरित क्रांति लाई गई, उसका मतलब था कि जो है अधिक उपज देने वाली किस्मों को, साथ ही साथ रसायनों को और सिंचाई का उपयोग करके अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जा सके, ठीक है। अब 1960 के 61 के दशक में जब हरित क्रांति का प्रभाव हुआ तो उसका सीधा उद्देश्य था कि अधिक से अधिक जो है उत्पादन देने वाली फसलों का विकास करना, ठीक है, और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। तो इसमें क्या था कि सहकारी समितियाँ, इसमें जो है रासायनिक उर्वरक और सिंचाइयों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। सहकारी समितियाँ इन जो है इनपुट को, जो रसायन, उर्वरक और जो है फसलों की किस्में, ठीक है, इन सबको किसानों तक पहुंचाने और उनकी उपज का विपणन यानी खरीद बेच में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद जो है कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि, क्या
तब जो है जाके कृषि उत्पादन में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई। फिर बात करें डेयरी सहकारी समितियाँ, जैसे अमूल मॉडल हो गया, ये दूध की क्रांति है, ठीक है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 1970 के दशक में डेयरी क्षेत्र में सहकारी आंदोलन का उल्लेख किया गया और सफलता प्राप्त की गई, जिसका प्रमुख उदाहरण था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो आनंद यानी गुजरात में है, ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। और दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति लाई गई थी उसे क्या कहा गया, श्वेत क्रांति, ठीक है, क्या कहा गया, श्वेत क्रांति कहा गया था, ठीक है। और फसल के लिए हरित क्रांति, ठीक। इसके जो दूध उत्पादन का नेतृत्व किया जिन्होंने, उन्हें डॉक्टर वर्गीस कुरियन कहा गया। इन्होंने ही नेतृत्व किया श्वेत क्रांति के बारे में। और अमूल मॉडल ने छोटे दूध उत्पादों को संगठित किया और उन्हें जो है उचित मूल्य सुनिश्चित किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देशों में बदल दिया। और यह मॉडल कृषि सहयोग की सफलता का एक चमकदार उदाहरण भी बना। आज के समय में भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, या सबसे ज़्यादा दुग्ध जो है भारत में होता है। और भारत के राज्यों की बात की जाए तो यूपी का प्रथम स्थान है, ठीक है। आगे हम बात करें 1980 से 1990 के दशक में कुछ चुनौतियां और उसमें सुधार। तो सहकारी आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप, पेशेवर प्रबंधन की कमी और वित्तीय अनियमितताएं और सदस्यों की जो है उसमें अनियमितताएं, ठीक है। तो इन मुद्दों से संबंधित जो है क्या किया करने के लिए भारत सरकार ने आदर्श सहकारी समिति अधिनियम 1992 जैसे सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान किया जा सके ताकि ये और अच्छे से कार्य कर सकें। फिर उसके बाद 21वीं शताब्दी विविधीकरण और प्रौद्योगिकी का युग आया। इसमें सहकारी आंदोलन ने कृषि मूल्य श्रृंखला को अपने दायरे में विकास करना जारी रखा। अब प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात के साथ साथ जैविक खेती और अन्य मूल्यवर्धक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहकारी समितियों की क्षमता और पारदर्शिता में भी सुधार हुआ। जैसे कि कुछ समय बात की जाए तो जो नई पहल हुई, तो भारत सरकार ने हाल में जो सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई प्रकार की पहल की, ठीक है, कई प्रकार की उसमें पहल की, जैसे कि किसान उत्पादक संगठन जिन्हें एफपीओ कहा जाता है उसको बढ़ावा देना शामिल किया गया, जो अनिवार्य रूप से सहकारी सिद्धांतों पर किसानों के समूह है। सहकार से समृद्धि, संयोग के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण से एक अलग सहकारी मंत्रालय की स्थापना की गई और इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। बात करें एफपीओस की, ठीक है, किसान उत्पादन संगठन की, तो यह एक प्रकार का जो है संगठन है जिसमें 100 से अधिक किसान जो है 100 से अधिक किसान जो है किसानों का एक संगठन होता है, ठीक है। इसमें किसान जो है अपनी खाद, बीज, उर्वरक को खरीदने बेचने और साथ ही साथ जो कृषि इनपुट है, ठीक है, कृषि इनपुट, ठीक है, कृषि उपकरण की बात की जाए वो सब भी जो है सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता के माध्यम से जो है इन सब की जो है पूर्ति की जाती है। और किसान जो है एक संयोगात्मक रूप से जो है क्या है कि अपना कृषि कार्य करता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको समझ आई होगी और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।